युद्ध केवल सरहदों पर गोलियों की गड़गड़ाहट नहीं होती। युद्ध केवल दो देशों के सेनाओं का टकराव नहीं होता। असली युद्ध तब होता है जब एक मुल्क की जनता अपने हुक्मरानों के खिलाफ सड़कों पर उतर आए, जब हाथ में बंदूक नहीं बल्कि रोटी की मांग हो, जब जेब में रखे नोट कागज के टुकड़े से ज्यादा कुछ न रह जाए। नमस्कार, मेरा नाम है शुभांकर और कचहरी के स्पेशल एडिशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले आपको डोनाल्ड ट्रंप की उस एक धमकी के बारे में बताएंगे जिसने खामनोई की नींद उड़ाकर रखी। यह हमारी पहली पेशी का हिस्सा है। डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ईरान के लिए मदद रवाना हो चुकी है। जिन लोगों ने खून बहाया उन्हें भारी कीमत चुकानी होगी। अब सवाल है कि इस धमकी का मतलब क्या है? क्या आज रात ईरान पर हमला होने वाला है? इसकी एक्सक्लूसिव डिटेल जो है वो आज कचहरी में हम आपको बताएंगे। ट्रंप हमले की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन खामनोई जो है वो फांसी का ऑर्डर जारी कर रहे हैं। जिन लोगों ने खामनोई के खिलाफ मोर्चा खोला उनकी पहचान की जा रही है और पहली फांसी का ऑर्डर आ चुका है। खामनोई किसे फांसी देने वाले हैं? क्या चौराहे पर सरेआम लटकाया जाएगा? और इसके बाद किन लोगों को फांसी दी जा सकती है? आज की दूसरी पेशी में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। इसके अलावा आज आपको आर्मी चीफ जनरल द्विवेदी की बातें सुनवाएंगे, जिन्होंने पाकिस्तान को सीधी वार्निंग दी है। कहा कि अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा, आतंकी भेजता रहा तो हिसाब बराबर करते रहेंगे, पहले से ज्यादा तेज एक्शन लिया जाएगा। इसके अलावा आज आपको युद्ध की आशंका के बीच, वैश्विक अस्थिरता के बीच सोने चांदी के दाम से रूबरू कराएंगे। क्या सोना चांदी के दाम बढ़ने वाले हैं? एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं ये भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले ट्रंप की धमकी की बात करते हैं। और अब बात करते हैं बड़ी खबर को लेकर। ईरान को लेकर दो महाशक्तियां आमने सामने आ गई हैं। ईरान पर ट्रंप की पोस्ट से दुनिया में सनसनी। ट्रंप पर रूस ने अमेरिका को चेताया, कहा ईरान पर हमले की कोशिश खतरनाक। ऐसा रूस ने कहा है। ईरान पर हमला स्वीकार नहीं। रूस ईरान में मदद पहुंचने वाली है, ये कहा जा रहा है। रूस की तरफ से स्पष्ट कहा गया, आप मत अटैक कीजिएगा। ट्रंप कह रहे हैं कि मदद ईरान में भेजने वाले हैं। ईरान के प्रदर्शनकारियों को ट्रंप ने संदेश दिया है। ट्रंप ने प्रदर्शन जारी रखने कहा। ईरान सरकार को भारी कीमत चुकानी होगी, ये भी कहा। और ये बहुत बड़ी खबर है। क्या दुनिया विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है? ये सवाल अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो आपको बता दें कि ईरान में जो हालात हैं उसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट डाला और उसके बाद रूस की तरफ से रिएक्शन सामने आया है कि अगर ऐसा आप करते हैं तो ये खेल बड़ा खतरनाक है। वैसे खतरनाक खेल डोनाल्ड ट्रंप खेल रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी किया था और यहीं से सारा बखेड़ा खड़ा हुआ है। इसी पोस्ट में ईरान के लोगों को सीधा संदेश अमेरिका के राष्ट्रपति देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान के देशभक्तों, आप विरोध करते रहो, अपनी संस्थाओं पर कब्जा कर लो। यह डोनाल्ड ट्रंप का बयान है। कातिलों और परेशान करने वालों का नाम सेव कर लो, क्योंकि उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके बाद ट्रंप कहते हैं कि ईरानी अधिकारियों के साथ सारी मीटिंग रद्द कर दी है और यह तब तक सस्पेंड रहेगी जब तक प्रदर्शनकारियों को मारने का सिलसिला थमता नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसके बाद जो कहा उसने शायद ईरान के सुप्रीम लीडर की बेचैनी को बढ़ाया होगा। ट्रंप कहते हैं कि हेल्प इज ऑन इट्स वे, यानी मदद जो है वो आ रही है। प्रदर्शनकारियों के लिए मदद आने वाली है। ईरान को फिर से महान बनाने का वक्त आ गया है। अब सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जब ये लिख रहे हैं तो क्या ट्रंप ने ईरान पर हमले का ऑर्डर दे दिया है? क्या टारगेट तय हो गए हैं? सवाल इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि आज ही अमेरिका ने कतर में एयर डिफेंस ऑपरेशन तेज किया है। एक कोऑर्डिनेशन सेल बनाया है जिसमें सहयोगी मुल्कों के साथ अमेरिकी फोर्सेस के जवान मौजूद रहेंगे। इससे पहले अमेरिका ने ईरान के बिल्कुल पास अपने विमान और बॉम्बर प्लेन को भी डिप्लॉय किया। ये सारे डेवलपमेंट क्या कहते हैं? क्या वाकई में युद्ध शुरू होने वाला है? देखिए आप। ईरान में 2000 लोग मारे गए। तेहरान में वेनेजुएला पार्ट 2 होने वाला है।
ईरान की मिसाइलें रेडी हो चुकी हैं। अमेरिका के टारगेट सेट। खामेनेई किडनैप होंगे या मारे जाएंगे। पहली बार ईरान ने मौत का आंकड़ा एक्सेप्ट किया है। पहली बार माना है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में अब तक 2000 लोग मारे जा चुके हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, 2000 लाशें बिक चुकी हैं। और इनमें से ज्यादातर वो लोग जो खामेनेई की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उन्हें गोलियों से भून दिया गया। रबर बुलेट्स और पैलेट गन नहीं, लाइव गोलियां चलाई गई, वो भी सीने पर। नतीजा, लाशें बिछने लगी। लोग लाश के सीने से लिपट कर रोते रहे। आंसू सूख गए, लेकिन चिंगारी सुलग रही है। इन लाशों की रिपोर्ट अमेरिकी व्हाइट हाउस की टेबल पर है। ट्रंप को हर घंटे ईरान का अपडेट मिल रहा है। सवाल है, ट्रंप का अगला ऑर्डर क्या रहने वाला? So Iran's in big trouble. It looks to me that the people are taking over certain cities that nobody thought were really possible just a few weeks ago. We're watching the situation very carefully. I've made the statement very strongly that if they start killing people like they have in the past, we will get involved. We'll be hitting them very hard where it hurts. And that doesn't mean boots on the ground, but it means hitting them very, very hard where it hurts. So अमेरिका के दिमाग में क्या चल रहा है, उसका ब्लूप्रिंट जमीन पर दिखने लगा है। 9 जनवरी को अमेरिका का डूम्सडे प्लेन 51 साल में पहली बार सार्वजनिक तौर पर दिखाई दिया था। ईरान के पास रिफ्यूलिंग वाले प्लेन उड़ान भरते दिखाई दिए। अमेरिका के B-52 बॉम्बर और F-35 फाइटर जेट्स ने कतर एयरबेस से उड़ान भरी। यानी जब से मिडिल ईस्ट में अमेरिका के जंगी बेड़ों का मूवमेंट हुआ है, जब से फाइटर प्लेन की पोजीशन ईरान की तरफ सेट हुई है, तब से कहा जा रहा है कि ईरान पर एक और हवाई हमला हो सकता है। पिछली बार अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट किया था। क्या इस बार सैन्य कार्रवाई होगी? अगर हो तो कैसे? ट्रंप क्या करने वाले हैं? One thing President Trump is very good at is always keeping all of his options on the table, and airstrikes would be one of the many, many options that are on the table for the commander-in-chief. Diplomacy is always the first option for the president. He's told all of you last night that what you're hearing publicly from the Iranian regime is quite differently from the messages the administration is receiving privately. And I think the president has an interest in exploring those messages. However, with that said, the president has shown he's unafraid to use military options if and when he deems necessary, and nobody knows that better than Iran. इस वक्त ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है, ये उनके बयान से जाहिर हो रहा है। ग्रीनलैंड से लेकर क्यूबा और मेक्सिको तक पर हमले की बातें हो रही हैं। वेनेजुएला का तेल निकालने की तैयारी है, लेकिन इस सब के बीच ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब अमेरिका की तरफ से ईरान पर बयान न दिए जा रहे हैं। और ये इसीलिए है क्योंकि खामेनेई और ट्रंप के बीच खुलकर अदावत हो रही है। ट्रंप फिलहाल खामेनेई को बख्शने के मूड में नहीं, वहीं खामेनेई ट्रंप के खात्मे की बात करते हैं। आप कोई भी हो, एक बार जब आप किसी विदेशी के लिए काम करते हैं तो देश आपको ठुकरा देता है। जहां तक उस शख्स की बात है जो वहां घमंड और अकड़ के साथ बैठा है, पूरी दुनिया पर फैसले सुना रहा है, उसे भी ये पता होना चाहिए कि आमतौर पर दुनिया के तानाशाह और घमंडी ताकतें जैसे फराओ, निमरूद, रजा खान, मोहम्मद रजा और उनके जैसे लोग ठीक उसी समय सत्ता से हटाए गए जब वो अपने घमंड के शिखर पर थे। इसे भी हटाया जाएगा। ईरान उन लोगों के सामने पीछे नहीं हटेगा जो विनाश करने वाले हैं। وقتی که در اوج غرور بودند سرنگون شدند این هم سرنگون خواهد شد. खामेनेई की आवाज में यह दम इसलिए भी है क्योंकि 3.5 दशकों से ईरान पर एक छत्र राज रहा है और जब जब खामेनेई के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश हुई उसे खामोश कर दिया गया। सोमवार को खामेनेई के साथ जनता दिखी तो शाम तक फिर ईरान के सुप्रीम लीडर के खिलाफ आवाज बुलंद होने लगी।
लोगों का इल्जाम है कि ईरान का मीडिया खामनेई के सपोर्टर्स की बात दिखाता है, लेकिन हमारी आवाज बंद कर दी जा रही है, बेमौत मारा जा रहा है। यह भी कहा गया कि हमारे प्रोटेस्ट ब्लैकआउट किए जा रहे हैं, स्टारलिंक भी बंद था। अचानक खुला तो ईरानी सरकार की बर्बरता की तस्वीरें सामने आने लगी। आरोप यह भी है कि ईरान ने एक बार फिर निहत्तों पर गोली बरसाई, लाशों से मुर्दा घर पट चुके। दूसरी तरफ एक कंपैरिजन और शुरू हुई। पहले लड़कियों की सिगरेट से खामनेई की तस्वीर जलाने वाले वीडियो वायरल हुए। किसी के देखा देखी अब ट्रंप और नेतन्याहू की तस्वीरें भी जलाई। अब इन दोनों तस्वीरों को एक साथ कंपेयर किया जा रहा है। कौन साथ कौन खिला, दुनिया भी रिएक्ट कर रही है। अगर कोई सरकार सिर्फ ताकत के जोर से ही सत्ता में रह रही है तो इसका मतलब ये है कि उसका पतन करीब है। मेरा मानना है हम अब इस सरकार खामेनेई के आखिरी दिन और हफ्ते देख रहे हैं। वैसे भी चुनावों के जरिए जनता में इसकी कोई वैधता नहीं है। जनता अब इस खामेनेई सरकार के खिलाफ उठ खड़ी हुई है। मुझे उम्मीद है कि इस टकराव को शांति से खत्म करने का कोई रास्ता निकलेगा। जहां तक प्रदर्शन का सवाल है तो इंग्लैंड समेत दूसरे मुल्कों में ईरानी एम्बेसी के सामने विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। जनता कह रही है कि ईरान को इस्लामिक मुल्क वाले तमगे से आजादी चाहिए, लेकिन नेता कहते हैं कि हिम्मत है तो आजादी लेकर दिखाए। धमकी तो अमेरिका तक को दी जा रही है, इसीलिए आशंका है कि अमेरिका अब किसी भी वक्त ईरान पर हमले का ऑर्डर दे सकता है। दरअसल अब से थोड़ी देर पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया था और इस पोस्ट पर ईरान के लोगों को डायरेक्ट मैसेज था। जैसा कि हमने आपको बताया भी कि ईरान के देशभक्तों, आप प्रदर्शन करते रहो, संस्थाओं पर कब्जा करो, कातिलों और परेशान करने वालों का नाम सेव करो, क्योंकि भारी कीमत चुकानी होगी। साथ ही ये भी कहा कि सारी मीटिंग्स को रद्द किया गया है जब तक सस्पेंड नहीं करते। ट्रंप ने इसके बाद जो कुछ कहा वो शायद ईरान के सुप्रीम लीडर की चेतावनी बढ़ाए। ट्रंप ने कहा हेल्प इज ऑन वे, मतलब प्रदर्शनकारियों की मदद आ रही है, ईरान को फिर से महान बनाना है। सवाल कि ये ट्रंप ने ऑर्डर दिया क्यों? सवाल इसलिए भी अहम क्योंकि कतर में एयर डिफेंस ऑपरेशन शुरू हुए, एक कोऑर्डिनेशन सेल बनाया गया जिसमें सहयोगी मुल्कों के साथ अमेरिकी फोर्सेस के जवान जो थे वो भी यहां पर रहे। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार ये सारी तस्वीरें जो हैं बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, और ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि ईरान से इस वक्त दो तरह की बातें आ रही हैं। पहले तो ईरान में खामनेई सरकार सिचुएशन ठीक करने पर जोर दे रही, प्रेसिडेंट जो है वो लगातार लोगों से बात करना चाह रहे, उनकी मांग सुनना चाह रहे। दूसरी तरफ वो तस्वीरें जो 4 दिन से इंटरनेट बंद होने की वजह से सामने आई थी, और यकीन मानिए वो तस्वीरें हैं जिसे देखने के बाद कोई भी हैरान रह जाएगा, किसी का भी कलेजा मुंह को आएगा। आरोप है कि खामनेई के ऑर्डर पर ईरान की फोर्स ने लोगों को टारगेट किया, सीधे सिर पर गोली मारी। कई प्रदर्शनकारियों की मौत सिर पर गोली लगने की वजह से। वैसे कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि गोलीबारी में जो आंकड़े दिए जा रहे हैं हकीकत उससे कहीं ज्यादा भयावह, कहीं ज्यादा खतरनाक है। इस तरह ये खबरें भी हैं कि ईरान में शहर शहर हजारों लोग मारे जा चुके हैं, और उसका मतलब यह है कि ईरान में इस वक्त हजारों लाशें मौजूद हैं। ईरान के अस्पताल की कल हमने आपको तस्वीर दिखाई थी। तेहरान में फर्श पर लाशों का ढेर लगा था, किसी के सिर पर गोली थी, किसी का सीना चीरकर गोली निकली। रिपोर्ट से भी है कई लोगों पर नाइफ अटैक यानी चाकुओं से भी हमला किया गया। बहरहाल ईरान में आए शवों के अंबार वाली इन तस्वीरों को देखकर अब एक बार फिर अमेरिका अलर्ट मोड पर आ गया। अमेरिकी सेनेटर पहले कह चुके हैं खामनेई नहीं माने तो जिंदा नहीं उठ पाएंगे, लेकिन सवाल यह कि ईरान में शवों के पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, क्योंकि जो इसे देख रहा है वो हैरान है। ईरान के सरकारी मीडिया पर जो कहा जाता है या जो दिखाया जाता है उसका मतलब यही है कि खामनेई ने जो कहा या वो जो मैसेज देना चाहते हैं वो दुनिया तक पहुंच जाए। कुछ दिनों पहले प्रदर्शनकारियों को लेकर खामनेई ने एक बयान जारी किया था। ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा था कि विरोध प्रदर्शन करने वालों से उनकी कोई बैर नहीं है, लेकिन उसकी आड़ में दंगा जो कर रहे हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर इसी लाइन पर ईरान के पुलिस चीफ, ईरान की चीफ जस्टिस और ईरान के तमाम नेताओं के बयान सामने आते रहे।
हालांकि दुनिया को अब यह पता चल रहा है कि खामनेई के बयान का मतलब क्या था। दरअसल ईरान में विरोध प्रदर्शन को लेकर ईरान में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया और अब उसे फांसी देने की तैयारी चल रही है। ना उसका कोई वकील है, ना कोई उसको लेकर दलील है। जो खामनेई को लगता है ईरान में इन दिनों बस वही सही माना जा रहा है। खामेनेई का फांसी घर फिर खुलने वाला है। खामेनेई किसे फांसी देने वाले? ईरान में सुप्रीम लीडर के खिलाफत मतलब सजाए मौत। बीते करीब 3 हफ्ते से ईरान में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इंटरनेट बैन होने के बावजूद लाशों के ढेर की कई तस्वीरें दुनिया के सामने आ रही हैं। ऐसी तस्वीरें जिन्हें आपको सीधे तौर पर दिखाया नहीं जा सकता। लोग कह रहे हैं जो खामेनेई की खिलाफत करेगा वो मारा जाएगा। So I'm going to say, imagine this, yeah? You live in a country that you cannot choose what to say, you cannot choose what to believe, you cannot choose what to wear, you cannot even choose what to listen to, the music. Anything, you have to ask for permission, and they're not going to give you the permission. If you ask for the right to speak, if you ask for the right to wear what you want, they're going to kill you, they're going to torture you, they're going to arrest you, or anything they want, basically. I lived in Iran for 21 years, now I'm 23, so I'm pretty sure that these people who are protesting, they're right, you know. यही हुआ भी है। पहले तो प्रदर्शनकारियों को गोली मारी गई और अब उन्हें फांसी देने की तैयारी हो चुकी है। खामेनेई की स्पेशल फोर्स इसी काम में जुटी हुई है। एक चेहरा उनके रडार पर आ चुका है। नाम इरफान सुल्तानी, उम्र 26 साल, जुर्म विरोध प्रदर्शन, सजा फांसी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 26 साल के इरफान सुल्तानी को प्रदर्शन में शामिल होने के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई है। उन्हें जल्द फांसी दी जा सकती है। ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शनों में अब तक सरकार का यह पहला सबसे सख्त कदम है। ना कोई सुनवाई, ना कोई दलील, सीधा मौत की सजा। इरफान सुल्तानी तेहरान के पास कराच शहर के फर्दिस इलाके के रहने वाले हैं। उन्हें 8 जनवरी को सरकार विरोधी प्रदर्शनों में भाग लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। मानवाधिकार संगठनों का आरोप है कि गिरफ्तारी के बाद से ही इरफान सुल्तानी को बुनियादी कानूनी अधिकार नहीं दिए गए। उन्हें न तो वकील से मिलने की इजाजत दी गई और न ही अदालत में अपनी सफाई रखने का मौका मिला। 11 जनवरी को सुल्तानी के परिवार को बताया गया कि उन्हें मौत की सजा सुनाई जा चुकी है। इसके बाद परिवार को सिर्फ 10 मिनट के लिए उनसे मिलने की इजाजत दी गई। कहा जा रहा है कि सुल्तानी को 14 जनवरी को फांसी हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो मौजूदा आंदोलन के दौरान ये पहले फांसी होगी। वैसे खामेनेई विरोध करने वालों को पहले ही चेतावनी जारी कर चुके थे। हम देख रहे हैं कि विदेशी मुद्रा जिस रफ्तार से मजबूत होती जा रही है, ये ईरान में अस्थिरता की वजह बन चुकी है और जिस तरह इसे कंट्रोल किया जा रहा है, ये अपने आप नहीं हो रहा, ये दुश्मन का काम है। बड़ी बात यह है कि ईरान के व्यापारियों के पीछे कुछ लोग खड़े होकर ईरान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इन लोगों को पहचानना जरूरी है। प्रोटेस्ट करना अधिकार है, लेकिन दंगे नहीं होने चाहिए। हम प्रदर्शनकारियों से बात कर रहे हैं, सरकार भी कर रही है, लेकिन दंगाइयों से बात करने का कोई फायदा नहीं है। उन्हें सबक सिखाना होगा। दुश्मन के सामने हम नहीं झुकेंगे। खामेनेई के साथ साथ वहां के जज हों या फिर पुलिस के चीफ, सब इसी लाइन पर कमेंट दे रहे हैं। कह रहे हैं कि बाहर के लोगों ने माहौल खराब किया, लेकिन इरफान सुल्तानी तो ईरान का ही रहने वाला है। कराच में गिरफ्तार हुआ था। कसूर क्या था? सिर्फ यही कि महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठा रहा था। ये बिल्कुल तार्किक बात है कि जब देश में दंगे हो रहे हैं तो इनके सामने कोई खामोशी से नहीं बैठने वाला। दंगाइयों के सामने झुकना नहीं चाहिए। मैं दंगाइयों से साफ तौर पर कहना चाहता हूँ,
पहले कभी इनके खिलाफ ढिलाई बरती गई होगी, लेकिन इस बार इनसे सख्ती से निपटा जाएगा। जो भी सड़कों पर आकर दंगा फसाद करेंगे तो जाहिर है पुलिस उनसे अपने हिसाब से निपटेगी, और अगर वो पकड़े जाते हैं और दंगों में शामिल पाए जाते हैं तो फिर सख्त सजा भी दी जाएगी। मुल्क की सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। इस बीच तेहरान में उन लोगों के खिलाफ भी एक्शन हो रहा है जो चोरी छिपे स्टारलिंक के जरिए इंटरनेट इस्तेमाल करके विरोध प्रदर्शन, गोलीबारी और हिंसा की तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। ईरान की सरकार सख्ती से इन लोगों से निपट रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि विरोध प्रदर्शन में सुल्तानी को फांसी देना तो बस शुरुआत भर है, आगे और लोगों को फांसी दी जा सकती है। इसीलिए तेहरान में खामेनेई का फांसी कर एक बार फिर वायरल हो रहा है। ईरान के लिए फांसी का फंदा सिर्फ अपराधियों को रोकने का जरिया नहीं बल्कि व्यवस्था को चुनौती देने वालों के लिए एक आखिरी चेतावनी भी रहा। ईरान में जब जब सत्ता बदली, पुराने दौर के सबसे ऊंचे सिरों को काटकर ही नई व्यवस्था की नींव रखी गई। ईरान ने फांसी को लेकर 3 दौर सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। सबसे पहला दौर 1979 साल 1989 की वो क्रांति जिसके बाद आमिर अब्बास हुवेदा को सूली पर चढ़ाया गया। हुवेदा शाह के समय 13 साल तक ईरान के प्रधानमंत्री रहे। आपको बता दें, फरोख्रू पारसा को फांसी दी गई। ये ईरान की पहली महिला कैबिनेट मंत्री थी। क्रांति के बाद इन्हें इस्लामी मूल्यों के खिलाफ जाने के आरोप में फांसी दी गई। फिर दूसरा दौर जो था वो साल 1988 का था, जब ईरान में सामूहिक नरसंहार हुआ। ये ईरान के इतिहास का सबसे काला पन्ना माना जाता है। खुमैनी के आदेश पर जेलों में बंद मुजाहिदीन खल्क के हजारों लोगों को सूली पर चढ़ाया गया। कई रिपोर्ट से बताती हैं कि 2500 से 5000 लोगों को फांसी दी गई थी। 2022-23 के हिजाब आंदोलन में भी नरसंहार हुआ था। महसा अमीनी की मौत के बाद विरोध प्रदर्शन के जवाब में ईरान ने सरेआम क्रेन से लटकाकर फांसी दी थी ताकि प्रदर्शनकारियों में खौफ पैदा हो। कई इंटरनेशनल रिपोर्ट बताती हैं कि ईरान में हर साल औसतन 500 से 800 लोगों को फांसी दी जाती है। साल 2023 में 800 लोगों को ईरान में फांसी दी गई थी। ईरान में फांसी की सजाएं सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि वहां की सल्तनत का आईना है, जिसमें दुनिया को एक सख्त और बेखौफ चेहरा दिखाने की कोशिश की जाती है। लेकिन फिर प्रदर्शन की आड़ में गोलियां चलाई जाती हैं, कई लोगों का खून भी बहाया जाता है। जहां तक हथियारों की बात है और गोलियों की एंट्री के तरीके का सवाल है, तो जिन शवों की हमने जांच की है उससे पता चलता है कई केस ऐसे थे जहां लोगों के सिर पर गोली मारी गई थी, यानी गोली के अंदर जाने के निशान थे लेकिन बाहर निकलने के नहीं थी। ऐसे भी केस थे जिसमें गोली ऊपर की तरफ से शरीर में दाखिल हुई और फिर निचले हिस्से से बाहर निकली। जहां तक पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट का सवाल है तो ये दिखाता है कि हमलावरों ने ऊंचाई वाली जगह से प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाया और उनका मुख्य सड़कों पर पूरी तरह नियंत्रण था। ऐसे हमलावर अंडर कंस्ट्रक्शन वाली इमारतों का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उन्हें टाइमिंग की जानकारी थी। एक 25 से 30 साल के युवक को 12 गेज की हंटिंग शॉटगन से गोली मारी गई। मुझे 6 पैलेट्स नजर आए। आम भाषा में इसे बर्ड शॉट कहा जाता है। हमने शव के अंदर से इन्हें बाहर निकाला है। ये शिकार के लिए इस्तेमाल की जाती है। इन्हें 5 या 6 मीटर से दूर से फायर किया जाता है और ये इंसान के लिए काफी घातक साबित होती है। ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इस तरह के शेल्स का इस्तेमाल लोगों की जान लेने के लिए किया गया था। एक कड़वी हकीकत यह भी है कि ईरान में फांसी का फंदा अक्सर धार्मिक, कानून और राजनीतिक अस्तित्व के बीच में झूलता नजर आता है। शाह के महल की विलासिता से लेकर खुमैनी की क्रांति की आग तक ईरान ने हर दौर में अपनी जमीन को लहू से सींचा है, खासकर तब जब ईरान में निजाम के खिलाफ बगावत हो जाती है। 28 दिसंबर से ईरान विद्रोह झेल रहा, सड़कें लहूलुहान है, घरों में खौफ है। डर इस बात का है कि जाने कल का सूरज क्या खबर लेकर आएगा। ईरान से जो तस्वीरें आ रही हैं वो 47 साल पहले हुई, इस्लामिक क्रांति की जैसी है। तब जो आंदोलन राजशाही के खिलाफ था, आज वो इस्लामिक कट्टरता और महंगाई के खिलाफ है। आज ईरान में प्रदर्शनकारियों के 2 धड़े, एक वो जो राजशाही के पैरोकार है, रजा पहलवी की वकालत करते हैं, और दूसरे जो खामनोई के सपोर्ट में खड़े। लेकिन सवाल ये कि ईरान कहां खड़ा है। ईरान किंग शाह रजा पहलवी और खुमैनी से होते हुए आज बगावत की नई चिंगारी खामनेई तक कैसे पहुंची। शाह और खुमैनी के घर में क्या सबूत दफन है। एनडीटीवी जो है वो तेहरान पहुंचा, इन सवालों के जवाब तलाशे और जो वजह मिली अब उसे कचहरी की पेशी में रखते हैं।
जलते ईरान में दो युगों की क्रांति का कैसा वजूद सिमटा। एक इकलौता चैनल एनडीटीवी है जो आयतुल्लाह खुमैनी के घर पे आया है। रज़ा पहलवी जो ईरान के पहले किंग जो थे 1980 से पहले जिनका दौर था, उनके बेटे भी थे, उनका घर कैसा है। वर्तमान ईरान के अतीत के पन्नों पर बदलाव की कैसी इबारत लिखी है। शाह के पास तकरीबन 400 से ज़्यादा गाड़ियाँ थी जिसे वो यूज़ करते थे। यहाँ की जो अभी भी दीवारें हैं, आपको बताऊँ, वो दीवार बिल्कुल वैसी की वैसी है, कोई टाइल्स या एक्स्ट्रा जो चीज़ होती है वो नहीं लगाई गई है। टेलीविजन इतिहास में पहली बार ईरान के शाह और खलीफा के घर पहुंचा एनडीटीवी। धड़कते ईरान पर एनडीटीवी की वर्ल्ड एक्सक्लूसिव कवरेज। गली गली में गोलियों की गूंज, लाशों के अंबार, चीखती, सिसकती, संघर्ष करती जिंदगियां। बेहिसाब मातम है, आक्रोश है, क्रोधाग्नि में क्रूरता के जलते शामियाने हैं, आजादी का संघर्ष है, जिंदगी के नए सवेरे की जद्दोजहद है। इस जद्दोजहद में हजारों लोग मारे गए, हजारों जख्मी हुए। 28 दिसंबर 2025 को तेहरान के ग्रैंड बाजार से जिस बगावत ने सर उठाया, उसने ईरान को 47 साल पुरानी इस्लामिक क्रांति और उसके आक्रोश के अंगारों की तपिश महसूस करा दी। 1 फरवरी 1979 जुम्मे का दिन था। राजशाही के शामियाने खुमैनी उखाड़ चुके थे। तत्कालीन राजा शाह मोहम्मद रजा पहलवी की राजशाही का अंत हुआ था। इसके बाद ईरान के पहले सुप्रीम लीडर खुमैनी पेरिस से स्पेशल चार्टर्ड प्लेन से तेहरान लौटे। लाखों की भीड़ इस्तकबाल में खड़ी थी। 11 फरवरी 1979 को शाह की बची कुछ सरकार गिर गई और सेना ने तटस्थ रहने की घोषणा की। 47 साल बाद ईरान में वैसे ही भीड़, वैसे ही बगावत का परचम बुलंद है। एक धड़ा राजशाही के पीछे खड़ा है तो दूसरा खामनेई के साथ। लेकिन राजशाही बनाम इस्लामिक मुल्क की मुहिम 47 साल पहले क्यों छिड़ी? राजा पहलवी को नकार कर खुमैनी को ईरान ने अपना लीडर क्यों चुना? आज पहली बार एनडीटीवी ईरान में दो युगों के विचार और उनके उदय और अंत की कड़ियां जोड़ रहा है। इसी सिलसिले में तेहरान पहुंचा। ईरान में खड़े हुए हैं। ईरान का ये तेहरान शहर है और आपने देखा भी होगा कि यहाँ पे काफ़ी प्रोटेस्ट हुए हैं, इनफैक्ट हो भी रहे हैं। और यहाँ की जो जनता है, जो कुछ ऐसी जनता है जो चाहती है कि जो पहले जो शाह है, जो शाह का ज़माना था जो 1980 से पहले, वही फिर वैसी ही सारी सहूलियतें मिले। लेकिन क्या वो उस वक्त रज़ा शाह का ज़माना था और अब जिस तरीके से 1980 के बाद से जो आयतुल्लाह खुमैनी ने जो चेंज कर दिया है, रिवोल्यूशन ला के जो पूरे एक तरीके इस्लामिक कानून है, उन दोनों में किस तरीके से फ़र्क है? और उनके शाह का ज़माने में शाह का घर कैसा था और आयतुल्लाह खुमैनी का घर कैसा था, एनडीटीवी आपको दिखाता है। ये सबसे पहले हम चलते हैं शाह रज़ा पहलवी जो ईरान के पहले किंग जो थे 1980 से पहले जिनका दौर था, उनके बेटे भी थे, उनका घर कैसा है आपको वो दिखाते हैं। वो साल था 1964 जब रजा पहलवी को ईरान से निर्वासित कर दिया गया। उन्होंने करीब 15 साल तुर्की, इराक और फ्रांस में बिताए। पीछे उनका आलिशान सादाबाद पैलेस रह गया। शाह के महलनुमा घर में कदम रखते ही महारानी फरहादीबा का बड़ा पोस्टर सबसे पहले इस्तकबाल करता दिखता है। भी यहाँ पे की फोटोज और ये यहाँ पे इन्होंने रिसेप्शन रूम लगा के जब भी कोई मेहमान आता तो पहले वो यहाँ वेट करता था इस तरीके से। ये देखिए ये इनका डाइनिंग टेबल आपको दिखाते हैं किस तरीके से ये रज़ा पहलवी का डाइनिंग टेबल हुआ करता था। तो आप ये देख सकते हैं ये पूरा ये उनके किस तरीके से जो शाह ज़माने में जो प्रिंस रेज़ा पहलवी थे उनके किस तरीके से यहाँ पे म्यूज़िक सिस्टम हुआ करता था। बताते हैं कि 1979 की क्रांति के समय शाह रजा पहलवी का परिवार इसी पैलेस में रहता था। परिवार के लिए आलिशान सुख सुविधाएं, घर में पर्सनल थिएटर तक थी। ये प्राइवेट सिनेमा था उनका, दिस इज प्राइवेट सिनेमा। और यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे आके बैठते थे यहाँ पे पहले, और यहाँ पे मूवीज और ये सब चीज़ देखी जाती थी। और ये आप देखेंगे चांद का
पत्थर चांद से जो मिला है वो यूनाइटेड स्टेट के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने शाह को गिफ्ट किया था। करीब 5 दशक पहले जब इस्लामिक क्रांति हुई तब भी ईरानी राजा की ठाठ देखते बनती थी। ये वो दौर था जब ईरान की आवाम रोटी, कपड़े और मकान के लिए सड़कों पर संघर्ष कर रही थी। लेकिन उसी दौर में शाह पहलवी के पास 400 से ज्यादा आलीशान और महंगी गाड़ियों का जखीरा था। एनडीटीवी रिपोर्टर अली अब्बास नकवी किंग के उस कार संसार में भी पहुंची, जहां आज भी उनकी पसंदीदा गाड़ियों का कलेक्शन रखा गया है। शाह के पास तकरीबन 400 से ज़्यादा गाड़ियाँ थी जिसे वो यूज़ करते थे, जिसमें से कुछ कलेक्शंस हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं। ये इनकी बाइक्स थी। देख सकते हैं आप किस तरीके की उनकी ये कार हुआ करती थी। ईरान के खुमैनी शहर में पैदा हुए आयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी ईरान की इस्लामी क्रांति के मुख्य वास्तुकार थे। राजशाही के खिलाफ 1960 के दशक में विरोध का पहला बीज पड़ा। खुमैनी ने ईरान के तत्कालीन राजा शाह मोहम्मद रजा पहलवी की नीतियों का कड़ा विरोध किया और आखिरकार 1979 में भारी विरोध प्रदर्शन के बाद शाह को देश छोड़ना पड़ा। आज ईरान की बागडोर खुमैनी के सबसे वफादार और परम शिष्य आयतुल्लाह खामेनेई के हाथ में है, जो आवाम का विरोध झेल रहे हैं, लेकिन हौसला अब भी बरकरार है। خصوصیت رو داره که میتواند در قله قرار بگیره. देखिए, ईरान वो मुल्क है जिसके करोड़ों रुपए भी मिल जाएं तो आप सबसे गरीब गिने जाएंगे। और इसकी वजह ईरानी करेंसी रियाल, जो आज के दौर में डॉलर के आगे मानो गोता लगा रही। इकॉनमी गर्त में डूब चुकी है। रियाल आज कागज का वो टुकड़ा बन चुका है जिसकी कीमत जो है वो रद्दी से भी कम। और ये जानकारी हम आपको और डिटेल में देते हैं ग्राफिक्स से जरिए। देखिए, मौजूदा वक्त में $1 की कीमत जो है वो 14,60,000 रियाल से ज्यादा पहुंच गई। 14,60,000। अगर आप भारत से तुलना करेंगे तो भारत का ₹1 जो है वो 12,605 रियाल के बराबर है। रियाल की वैल्यू आज रद्दी से भी कम है। अगर आप भारत में किलो रद्दी बेचते हैं तो उसके करीब ₹30 मिलते हैं। ये ₹30 ईरान में 3,78,150 रियाल बन गए। मतलब ईरान के रियाल की वैल्यू जो है वो रद्दी के बराबर है। अब सवाल है कि ईरान में इतने पैसे में आए क्या? कुछ इंटरेस्टिंग आंकड़े हम आपको दिखाते हैं। ईरान में औसतन एक आदमी का वेतन $111 है। अब वहां पर हालत यह है कि कमरे का किराया जो है वही $111 हो गया। पूरी कमाई किराए में जाएगी तो खाए क्या? बच्चों क्या खिलाएगा? बचाए क्या? इलाज कैसे कराएगा? ईरान में अब लोगों को बीमार पड़ने से डर लगने लगा है, क्योंकि ईरान में डॉक्टर की फीस में $7 खर्च होता है। अगर इस हिसाब से ईरान में $1 की कीमत 14,60,000 रियाल है तो $7 के हिसाब से एक साधारण बीमारी पे 1,02,20,000 रियाल खर्च होता है। ये दवाओं की लागत के बिना भाई साहब बता रहे हैं हम आपको। दवाओं की कीमत जोड़ लीजिए तो इसमें 2 से 3 गुना और पैसा बढ़ जाएगा। मकान और इलाज की बात तो हो गई। ईरान में रोटी पब्लिक की पहुंच से बाहर है। इसके आंकड़े कचहरी में पेश करते हैं और आप समझिए इसे। ईरान में जो चावल ₹60 किलो बिक रहा था वो अब ₹260 प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। ईरान में 1 किलो केला या 1 दर्जन केला कह लीजिए जो ₹40 में मिल रहा था वो आज ₹125 में मिल रहा है। 1 लीटर दूध जो 32 का था आज ₹130 का हो चुका है। महंगाई का मेन्यू कार्ड इतना लंबा है। रोटी, कपड़ा, मकान इसी वजह से धीरे धीरे लोगों की पहुंच से काफी दूर हो गया है। 2025 के मुकाबले चावल जैसे बुनियादी चीजों की कीमतें जो हैं वो 150 से 160% बढ़ चुकी हैं और इसीलिए महंगाई के खिलाफ ईरान में प्रदर्शन हो रहा है। इस बीच आज ईरान को अमेरिकी प्रेसिडेंट ने एक झटका और दिया। अमेरिका ईरान से व्यापार करने वालों पर 25% का टैरिफ लगा देगा। अब यह ऐलान किसी वक्त भी हो सकता है और अगर ऐसा होता है तो महंगाई और ज्यादा बढ़ जाएगी। हालत यह होगी कि ईरान में लोग खुद ही पागल होने लगेंगे। हालांकि अमेरिका की यह भी स्ट्रेटजी का हिस्सा है। अमेरिका को जब किसी देश पर कोई काम करना होता है तो वो कई तरीकों पर काम करता है, कई मोर्चों पर, और उसमें एक मोर्चा है उस देश में महंगाई इतनी बढ़ा दो कि लोगों को धर्म याद ही न रह जाए। सवाल यह है कि क्या इन सारी परेशानियों के बीच ईरान फिर से पटरी पर आएगा और लौटेगा तो कैसे? एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, कचहरी में आपको सुना रहे हैं। तो अगर ये 50% के ऊपर भी 25% लगाया जाएगा तो हमें अपेक्षा है कि इस पे इसका ज्यादा इंपैक्ट इंडियन एक्सपोर्ट्स के ऊपर नहीं होगा। पर जहां तक ईरान की बात करें तो ईरान भारत के लिए दूसरी सबसे बड़ी इस दुनिया के अंदर मार्केट है। भारत ने पिछले साल $750 मिलियन का चावल
ईरान को एक्सपोर्ट करा है, जो लगभग 8.5 लाख टन के आसपास क्वांटिटी है। इस साल अप्रैल से नवंबर तक $468 मिलियन, लगभग 6 लाख मेट्रिक टन का एक्सपोर्ट हो चुका है, जिसके अंदर 99% जो एक्सपोर्ट ईरान को जाता है वो 1121 सेला पारबोइल्ड बासमती का जाता है। तो ईरान बासमती की भारत के लिए बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत महत्वपूर्ण मार्केट है। तो हमने देखा कि जैसे ही ये अनरेस्ट, सिविल अनरेस्ट हुआ ईरान के अंदर, उसका काफी मुख्य असर ईरान के बाजारों के ऊपर भी हुआ। तो ये रिपोर्ट हो रहा है चारों तरफ से कि जो कम्युनिकेशन है ईरानियन इंपोर्टर्स और भारतीय एक्सपोर्टर्स के बीच में, उसके अंदर एक ब्रेकडाउन महसूस हो रहा है, जिसकी वजह से जो ईरानियन इंपोर्टर्स हैं वो ना तो पेमेंट कर पा रहे हैं, ना तो वो अपने ऑर्डर्स को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। इसकी वजह से बंदर अब्बास और चाहबार पोर्ट जो ईरान का है और कांडला और मुंद्रा पोर्ट जो भारत के है, उसके ऊपर लगभग 50,000 टन से 1 लाख टन चावल इकट्ठा हो गया है, जो एक बहुत ही चिंताजनक सिचुएशन है। ईरान की तरह पाकिस्तान भी बगावत की आग में जल रहा है, लेकिन घर में लगी आग बुझाने के बजाय पाकिस्तान दुनिया को आतंकी राग सुना रहा है। पिछले 48 घंटों में पाकिस्तान के 3 आतंकवादियों ने मुनीर की पोल खोली है, दुनिया को बताया कि पाकिस्तान के जनरल आतंकियों के पालनहार हैं। लेकिन आज भारतीय सेना ने सरहद पार बैठे आतंकी और उनके आका को संदेश दे दिया कि अगर आग से खेलेंगे झुलसना तय है। पाकिस्तान को अल्टीमेटम दिया कि अगर आतंकी कैंपों में घुसपैठ की कोशिश की गई तो फिर घर में घुसकर मारेंगे। एलओसी पर मिस एडवेंचर किया तो अंजाम भयानक होगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। इस बार सरेंडर का मौका नहीं होगा। यकीन रावलपिंडी में हाई ग्राफ जो है वो होने लगा। मुनीर की सेना में खौफ आया और अब कचहरी में मुनीर को मिली फाइनल वार्निंग का पेशी करवाते हैं। जो मुनीर अपने मुल्क में आतंकवादियों की जमात इकट्ठा कर रही हैं, जो जनरल एक बार फिर आतंकवादियों की टोली को भारत के खिलाफ तैयार कर रही हैं, उन्हें भारतीय सेना की यह बात अच्छी तरह सुन लेनी चाहिए। अगर बॉर्डर पर, लाइन ऑफ कंट्रोल पर मिस एडवेंचर किया तो अंजाम भयानक होगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। इस बार सरेंडर का मौका नहीं देंगे। अफरा तफरी ऐसी मची हुई थी उस तरफ कि उनको समझ में नहीं आया क्या कार्रवाई हो रही है, और ये जो मिसमैनेजमेंट उस तरफ से हुआ था उसको हमने कैलिब्रेटेड रिस्पांस दिया, ताकि हम लड़ाई को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे, क्योंकि हमारा जो पॉलिटिको मिलिट्री एम था वो हमने पा लिया था। दूसरा जो टर्निंग पॉइंट था, जो मैं शायद यहां पे खुले में ना बता पाऊं, बट 10 तारीख को सवेरे कुछ ऐसे निर्देश तीनों सेनाओं को दे दिए गए थे कि अगर ये लड़ाई आगे बढ़ती तो इसमें क्या होना था, वो जिसको समझ में आना था उसकी समझ में आ चुका था। तो चूंकि उसके समझ में आ चुका था, इसीलिए फिर जैसे कि 9:30 के आसपास हमारे डीजीएम उस टाइम घई साहब थे, वो यहां बैठे हुए हैं, और उस चीज को मद्देनजर रखते हुए, उस चीज को समझते हुए, क्यों उनके पास सैटेलाइट से एक पूरी खबर थी कि कौन सा शिप, कौन सा स्ट्राइक कोर या पिवेट कोर या कौन सा एयरक्राफ्ट कहां मूव कर रहा है। इस सारी खबर को जब उन्होंने, जिसको हम बोलते कनेक्टिंग द डॉट्स, जब उन्होंने डॉट्स कनेक्ट किए तो उन्होंने बोला अभी समय आ गया है। देखिए, दुनिया में एक तरफ जंगी टेंशन हाई है तो सोना चांदी के दाम जो हैं वो भी आसमान छू रहे हैं। भारतीय सराफा बाजार में गोल्ड सिल्वर के दामों में उछाल थमने का नाम नहीं ले रहा। जानकारी आपको देते हैं, आज सोने के दाम में 1,40,000 रुपए 10 ग्राम थे, तो चांदी 2,56,000 रुपए किलो। सवाल है कि आखिर सोने के दाम आसमान छू क्यों रहे? दरअसल सोने और चांदी के बढ़ते दामों का सीधा कनेक्शन पूरी दुनिया में पैदा हुए जंगी हालातों से होता है। पहले मादुरो केस, फिर ईरान की धमकी, क्यूबा, ग्रीनलैंड को ट्रंप की चेतावनी। ये वो वजह है जिस वजह से दुनिया में डर है। ट्रंप तेल पर 500% टैरिफ लगाने की धमकी दे चुके हैं। साफ है, जितना तनाव बढ़ेगा सोना चांदी के दाम जो है वो उतने ज्यादा बढ़ते जाएंगे। अब अगर आपको जानकारी दें, जंगी दुनिया में लगातार जो है सोने के दाम बढ़ाते जा रहे हैं। सोना जो हमने बताया यार, आप खुद सोचिए, आज से कुछ समय 6 महीने 8 महीने पहले अगर आपने सोना खरीदा होता ठीक ठाक, तो आज आप अच्छे खासे रईस हो जाते। और सोना हमेशा एक गुड इन्वेस्टमेंट है, ये भी हम आपको जाते आते एक सलाह देते हैं कचहरी में। खैर, इस सलाह के साथ ही आज की पेशी में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ। शुभ रात्रि, नमस्कार।